Okay students, let's start our first chapter, that is introduction to genetics. सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करती हूँ. आप में से किसी भी बच्चे ने जेनेटिक्स की डेफिनेशन नहीं देखी, जितने मैसेजेस मैंने खोल के देखे हैं उनमें जेनेटिक्स की और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन मैंने बच्चों को कहा था लिखने के लिए, वो नहीं दी है. ठीक है, तो आप होमवर्क जो दिया जाता है उसको प्रॉपर करेंगे, पूरा करेंगे. तो जेनेटिक्स की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन. हेरिडिटरी मीन्स व्हाट, कि हाउ द ट्रेट्स, हाउ द करेक्टर्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कैसे जो करेक्टर्स हैं, कैसे जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी. नेक्स्ट, वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब है कि सारे के सारे बच्चे जो है उन्हें मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं. हमारे पापा की शक्ल हमसे मिल सकते हैं, लेकिन हम अपने पापा जैसे बिल्कुल नहीं हैं. आप जानते ही हैं कि कोई भी पेरेंट्स की जो आइडेंटिकल कॉपी है वैसे बच्चे नहीं होते हैं. सिर्फ जो हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो ही एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ वेरिएशन between parents and offsprings, and also a variation is present between two offspring or four offspring of a couple. हमारे माँ बाप हैं, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो हम चारों एक जैसे नहीं हैं. ठीक है, हम चारों में कोई ना कोई, अगर हम 4 बहनें हैं या हम 4 भाई हैं तब भी हम एक जैसे नहीं है. तो दैट इज वेरिएशन. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ hereditary and variation, that how the characters are being transmitted from parents to offsprings, and what is the reason for variation. If the characters are transmitted but there are some variation, then what is the reason for the variation and various mechanism behind it, all we will study in our genetics. Now coming to the term genetics. The term genetics was coined by William Batson in 1906. ठीक है, अब हम देखें कि हेरिडिटरी यानी कि कैसे करेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं. इसको लेके पहले लोगों की क्या मान्यताएं थी, क्या जो साइंटिस्ट थे उस समय पे जो वैज्ञानिक थे और जो बहुत फिलोसोफर्स थे उनकी क्या इसके बारे में राय थी. तो पाइथागोरस जो है हमारे पास काफी पहले, दैट इज 580 BC, उन्होंने दी हमें मॉइस्ट वेपर थ्योरी. उसमें उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो वेपर्स बनाएगा. ठीक है, वो वेपर्स बनाएगा और वो वेपर्स जो है वो वेपर्स कंबाइन कर जाएंगे, एंड वो कंबाइन करने के बाद ड्यूरिंग कंसेप्शन जो है नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाते हैं. तो ये कुछ जो थ्योरी थी वो दी थी पाइथागोरस ने. नेक्स्ट आ गया हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स यू ऑल नो, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सीड्स बनाता है. बिल्कुल वैसे जैसे प्लांट का जो फ्लावर सीड बनाता है, वैसे हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सीड बनाता है, एंड दीज सीड्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. और ये सीड्स जो है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग को ड्यूरिंग द कंसेप्शन, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग के साथ उनकी सिमिलैरिटीज हमें दिखती है. मैं सभी के सभी थ्योरीज नहीं पढ़ूंगी बच्चों, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे. ठीक है, एंड यू ऑल्सो नीड नॉट टू रीड आउट और लर्न ऑल दी थ्योरीज. कुछ एक थ्योरीज आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे कि फ्लूइड थ्योरी. फ्लूइड थ्योरी किसने दी? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड थ्योरी किसने दी है. अरिस्टोटल ने दी है. तो अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने हमें फ्लूइड थ्योरी दी है. उन्होंने बोला कि जो मेल्स होते हैं उनका हाईली प्योरिफाइड ब्लड है, जिसे सीमन कहते हैं. यू ऑल नो व्हाट इज सीमन. तो उस समय पर इतनी नॉलेज नहीं थी. उन्होंने कहा कि ये सीमन जो है एक्चुअल में मेल का ब्लड है, जो कि बहुत प्योरिफाइड फॉर्म में है, और ऐसे ही फीमेल का भी प्योरिफाइड ब्लड होता है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल ब्लड दैट कम्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो फीमेल का प्योरिफाइड ब्लड है, और मेल का प्योरिफाइड ब्लड जो है वो सीमन है. ड्यूरिंग कंसेप्शन दोनों कंबाइन करते हैं, दैट इज दी सीमन कंबाइन विद द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, एंड व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट जनरेशन दैट स्टार्ट. बट उन्होंने जो स्ट्रेस दिया वो ये दिया कि मेल का जो सीमन है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स वायबिलिटी. वायबिलिटी मीन्स कि फीमेल का जो फीमेल की बॉडी में जो एम्ब्रियो तैयार होना है वो उसको वायबिलिटी
यानी कि उसमें जान, जिसको बोल सकते हैं हम, जान तब तक नहीं आएगी जब तक उसमें सीमन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि फीमेल की बॉडी में जो है वो एम्ब्रियो को बनाने के लिए सारी की सारी चीजें पहले से ही हैं, लेकिन वो तभी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जब सीमन जो है एम्ब्रियो को वायबल बनाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। उसके बाद थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, यू ऑल नो। उन्होंने बोला कि फीमेल जो है उसमें एग्स होते हैं, लेकिन उसमें सीड्स होते हैं, लेकिन उनको सीड्स को राइपन के लिए, पकने के लिए उसको मेल फ्लावर से जो है वो पोलन मिलना जरूरी है। यानी कि फीमेल के सीड्स तब तक राइपन नहीं होंगे, तब तक पकेंगे नहीं जब तक उसको मेल फ्लावर से पोलन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कुछ थ्योरीज जो थी वो पहले दी गई। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट इज योर प्री फॉर्मेशन। ठीक है, पोस्ट एंटिक्विटी थ्योरीज, यानी कि जो थोड़ी सी बाद में आई। आपने देखा कि पहले जो था हमारे पास वो थ्योरीज जो थी वो थी बीसी की। ठीक, पुरानी थ्योरीज थी बीसी की। अब ये जो हमारी थ्योरीज हैं ये हमारा आज का टाइम है जो उसकी थ्योरीज हैं एडी की। 1677 एंटन वैन लीवनहॉक वही हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट किया। इन्होंने बोला कि ह्यूमन स्पर्म, अब इन्होंने जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया तो उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने ह्यूमन स्पर्म को जो है वो उसके अंदर ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ह्यूमन स्पर्म के अंदर, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बना है, इसके अंदर छोटा सा एनिमिक्यूलिस यानी कि छोटा सा मिनिएचर आदमी जो है वो अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये मिनिएचर आदमी अंदर बैठा हुआ है। जब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा वहां पर जाके ये अनफोल्ड हो जाएगा और ये एक एम्ब्रियो बन जाएगा। हाँ, इसको आगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? फीमेल की बॉडी। तो फीमेल का काम सिर्फ इतना ही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो जब उसकी बॉडी में स्पर्म एंटर कर जाएगा, उसके यूट्रस में स्पर्म एंटर कर जाएगा, क्योंकि स्पर्म में पहले से ही एक मिनिएचर एनिमल, एक मिनिएचर ऑर्गेनिज्म जिसको एनिमिक्यूलिस उन्होंने बोला था या उसको होमोन्यूक्लियस उन्होंने कहा था, हर स्पर्म के अंदर होता है। तो इस तरह के साइंटिस्ट लोग जो कि इस चीज को बिलीव करते थे कि स्पर्म के अंदर छोटा सा एक होमोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन साइंटिस्ट को कहा एनिमिक्यूलिस्ट या फिर स्पर्मिस्ट, यानी कि जो सपोर्ट करते हैं कि स्पर्म के अंदर मिनिएचर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला नहीं, स्पर्म के अंदर नहीं, ओवम के अंदर पहले से छोटा सा मिनिएचर एनिमल प्रेजेंट होता है। हाँ, स्पर्म की एंट्री जो है उसको क्या करती है, सिर्फ स्टिमुलेट करती है उसकी ग्रोथ को कि हाँ जी अब आपकी ग्रोथ जो है वो या आपकी डेवलपमेंट जो है अब स्टार्ट हो जानी है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो बिलीव करते थे कि ओवम के अंदर इस तरह का मिनिएचर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो थे उन सभी स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि उन सभी सपोर्टर्स को कहा गया ओविस्ट। ठीक है, तो स्पर्मिस्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ल्यूवेनहॉक का, और ओविस्ट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है चार्ल्स बॉनेट का। ठीक है, इसके अलावा हमारी नेक्स्ट है पानजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डार्विन ने दी है। Darwin was a very famous scientist and you all have studied his name many more times in your biology in previous classes. So जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पानजेनेसिस। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट जो वो छोटी छोटी कॉपीज बनाता है। दैट इज स्मॉल कॉपीज आर फॉर्म्ड बाय ईच बॉडी ऑर्गन। हर बॉडी ऑर्गन एक छोटी छोटी कॉपी बनाएगा अपनी। जैसे मान लो छोटा सा लिवर जो है छोटी सी लिवर की कॉपी बनाएगा, किडनी जो है वो छोटी सी किडनी की कॉपी बनाएगा, और उसको कहा उन्होंने पानजीन्स या फिर क्या कहा, गिम्यूल्स। ये पानजीन्स या गिम्यूल्स उन्होंने इसको कहा। फिर ये गिम्यूल्स या पानजीन्स जो है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुंचा दिए जाएंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में
ये सारी बॉडी से कलेक्ट होके 5 जीन्स जो हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जाके इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के समय जो है, ये फर्टिलाइजेशन के समय मेल और फीमेल के गिम्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे, यानी कि न्यू जनरेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा यंग वन होगा दैट विल बी अ ब्लेंड या मिक्सचर ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि जो हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेल के भी फीमेल के भी कैरेक्टर्स आएंगे और वो दोनों की जो फीचर्स हैं उनका एक मिक्सचर हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद ये थ्योरीज जो थी वो निग्लेक्ट हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक आदमी काला है, ब्लैक है, निग्रो से आपने एक निग्रो अगर हम एक आदमी को कंसिडर कर ले और एक लेडी जो यूरोपियन हो यानी कि गोरी हो, व्हाइट, तो अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है तो यह मेल दे विल गिव स्पर्म्स, फीमेल विल गिव एग और ओवम, जाइगोट, जाइगोट के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा बच्चों, तो ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से तो क्या होगा कि जो भी आगे बच्चे बनेंगे वो इन दोनों के बीच के क्या होने चाहिए? मिक्सचर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, पिछली सभी थ्योरी में बोला गया कि जो आगे जनरेशन होगी वो क्या होगी? ब्लेंड होगी, मिक्सचर होगी दोनों के कैरेक्टर्स का। तो ये क्या होगा? ये तो क्या हो जाएगा? इसका कलर क्या होना चाहिए? ग्रे होना चाहिए। बट इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो कि अगर एक निग्रो की शादी अगर एक यूरोपियन गर्ल से हो जाती है तो सारे बच्चे ग्रे नहीं होते हैं, ठीक है? उनका मीडियम जैसे गेहूं रंग नहीं होता हमारे जैसे। कुछ बच्चे जो होंगे व्हाइट हो सकते हैं, कुछ ब्लैक हो सकते हैं, कुछ ग्रे भी हो सकते हैं, यानी कि हमेशा ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो ये सारी की सारी थ्योरीज क्या होगी? ये सारी की सारी थ्योरीज क्या होगी? फेल होगी। ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे बच्चे ग्रे जो है वो नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद आ गया हमारे पास एटाविज्म। एटाविज्म भी आप जानते हैं, एटाविज्म होता है रिवर्शन। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गेनिज्म हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कई बच्चों की जो है वो पूंछ आ जाती है, ठीक है? तो ये नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया? अगर मेल में नहीं है, फीमेल में, अगर मदर की पूंछ नहीं है, फादर की पूंछ नहीं है, तो अरे भाई इसके बच्चों में पूंछ कहाँ से आ गई? ठीक है, दैट इज फिनोमेना ड्यू टू एटाविज्म और रिवर्शन, ठीक है? तो इसको भी एक्सप्लेन करने में ये सारी की सारी थ्योरीज जो थी वो फेल हुई। तो बाद में हमारे पास नई थ्योरी आई और वो थी हमारे पास थ्योरी आई कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो अगस्त वाइजमैन ने दी है। अगस्त वाइजमैन इन 1892। ये काफी हद तक जो थी वो ठीक थी। इस थ्योरी में क्या था, अगस्त वाइजमैन ने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जर्म प्लाज्म, एक होता है सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म वो प्रोटोप्लाज्म होता है जो जर्म सेल्स के होते हैं, अंदर होता है। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? अगर हम मेल की बात करें तो मेल के जर्म सेल्स हैं स्पर्म्स, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के जर्म सेल्स कौन से हैं? ओवम या एग्स। तो उनके अंदर जो प्लाज्म होगा प्रोटोप्लाज्म वो होगा जर्म प्लाज्म, और जबकि जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होगा दैट इज कॉल्ड एज दी सोमैटोप्लाज्म, ठीक है? उन्होंने कहा, अगस्त वाइजमैन ने कहा कि जो सोमैटोप्लाज्म है दैट इज मॉर्टल, यानी कि कुछ समय बाद ये खत्म हो जाता है। कब? जब आदमी मर जाता है तो उसकी डेथ के साथ ही ये सोमैटोप्लाज्म भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम जर्म प्लाज्म की बात करें तो जर्म प्लाज्म जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा। उन पार्टिकल्स को बोलेगा डिटर्मिनेंट्स, या उसको कहा गया इड्स। जर्म प्लाज्म छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेट पार्टिकल्स, उनको डिटर्मिनेंट्स और इड्स कहेंगे। ये पार्टिकल्स जो हैं वो गैमीट्स में जाएंगे और गैमीट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। कहने का मतलब कि ये जो जर्म प्लाज्म है इट इज दी रूट फॉर दी हेरिडिटरी, यानी कि ये जर्म प्लाज्म ही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जबकि सोमैटोप्लाज्म वहीं पर उसी ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाता है। So this germ plasm serve as a hereditary vehicle and it passes its definite particles from the one generation to the next generation. ठीक है, तो ये चीजें जो थी किसने कही? आपके जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो किसने दी? अगस्त वाइजमैन ने। Now coming to the next.
नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपका जो कल के लिए होमवर्क है वो भी यही रहेगा कि आप इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न इन 1822 ऑन 20 जुलाई। इनका जो जन्म है बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और ऑस्ट्रिया कंट्री में इनका जन्म हुआ, और वहां पे एक विलेज है हैल्जडॉर्फ, यहाँ पर उनका जो है वो जन्म हुआ, जो मोराविया सिलेन बॉर्डर के साल्सिलियन बॉर्डर के पास है। तो आपने इतना याद नहीं करना, सिंपली ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज नाउ अ पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड हैल्जडॉर्फ इज द नेम ऑफ द विलेज। इन्होंने बचपन में ही अपने पापा के साथ किचन गार्डनिंग की हुई थी, तो किचन गार्डनिंग में इन्होंने एज अ गार्डनर काम किया था, यानी कि इनको पता था कि कैसे पौधे लगाते हैं, कैसे पौधों के बीच में जो है वो हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, और उन्होंने बी कीपिंग भी जो पापा के साथ की हुई थी, तो इनको थोड़ी बहुत चीजें ये आती थी। इनकी स्कूलिंग खत्म होने के बाद 1840 से लेकर 43 तक इन्होंने फिलॉसफी और फिजिक्स की स्टडी की इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलमॉक। यहाँ पे इन्होंने स्टडी की। उसके बाद जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो इनके टीचर थे फ्रेडरिक फ्रांस, वो उन्होंने क्या किया कि इनको मेंडल को जो है एक एबे सेंट थॉमस एबे जो थी, जो बर्नो में थी, वहां पर जाके उनको प्रीस्ट की ट्रेनिंग करने की सलाह दी और उन्होंने प्रीस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब एबे क्या चीज होती है? एबे एक इस तरह की मोनेस्ट्री होती है। एबे इस तरह की मोनेस्ट्री होती है जहां पर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, साथ ही में नन्स और मॉन्क्स की भी ट्रेनिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो एबे जो है वहां पे ये क्या लपड़े करने, प्रीस्ट की ट्रेनिंग लपड़े करने, ठीक है। काफी रिलीजियस थे, काफी धार्मिक विचारों के ये एक इंसान थे, जिसकी वजह से इनके नाम के आगे ग्रीगर जो था वो जुड़ गया। सो द नेम ग्रीगर वॉज अटैच्ड बिफोर हिज नेम ड्यू टू हिज रिलीजियस लाइफ। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में उन्होंने पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी, और वो काफी इन्फ्लुएंस थे अपने टीचर्स से काफी इन्फ्लुएंस थे। और वो टीचर कौन थे जिनसे वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे? वो थे क्रिश्चियन डॉपलर, ठीक है। तो उन्होंने 51 में वीना में पढ़ाई शुरू कर दी, फॉर्मल एजुकेशन ली और फिजिक्स वगैरह की उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद अपनी एबे, जिस एबे में ये काम करते थे ना, सेंट थॉमस एबे, इसमें वो वापस आ गए और यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स को पढ़ाना जो था वो शुरू कर दिया, ठीक है। फिर 1868 में क्या हुआ? 1868 में इनके अच्छे काम को, अच्छे बिहेवियर को देखते हुए इनको उस मोनेस्ट्री का हेड बना दिया गया, एबॉट। एबॉट इज द हेड ऑफ द एबे। एबॉट का हेड बना दिया गया और वहां पे उन्होंने अपना साइंटिफिक काम जो है वो किया। वो वहीं पर रहते थे, मैरिज नहीं की थी इन्होंने, ये वहीं पर रह के अपना काम करते थे, ठीक है। अब आप जानते हैं जब किसी को हेड बनाते हैं तो उसको कितना सारा काम हो जाता है, तो काफी परेशान रहने लग गए, ओवर बर्डन हो गए थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और दूसरी बात कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस लेती थी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती थी बहुत टैक्स लेती थी। तो जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज ये लोग परफॉर्म करना चाहते थे एबे में, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे, जिसकी वजह से इनकी काफी लड़ाई रहती थी वहां की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ बीमारी के चलते उनका किडनी फेलियर हो गया और 1884 में वहीं पर उनकी डेथ होगी ड्यू टू नेफ्राइटिस किडनी फेलियर, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट जो एबॉट बना, यानी कि नेक्स्ट जो हेड बना इस एबे का, उसने इनके सारे कागजात को जला दिया ताकि जो भी डिस्प्यूट थे टैक्सेशन वगैरह के वो खत्म हो जाए। नाउ कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट, मेंडल का प्लांट एक्सपेरिमेंट। द प्लांट्स एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने 1856 से 63 तक अपने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बिल्कुल सिंपल मेथड यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन का। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने स्टार्ट की और प्लांट जो सिलेक्ट किया पाइजम सेटिवम। पाइजम सेटिवम यानी कि गार्डन पी, जो घर में हम मटर लगाते हैं, ये वही वाला पौधा है पाइजम सेटिवम। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि तुक्के से ही इन्होंने लिया कि हाँ ठीक है जी मटर अच्छा है
मैंने मटर सेलेक्ट कर दिया, नो, he considered many of the features of the pea plant and selected it as their experimental plant. Now sometimes the question is being asked, what are the characteristics of the pea plants because of which Mendel selected pea plant as his experimental plant. सबसे पहले आ गया, आप जानते हैं पी प्लांट जो है, अगर आपने देखा हो, पढ़ा होगा आपने +1 2 में भी, कि पी प्लांट जो है एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। ये इसका आ गया फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये आ गया इसका मेल पार्ट जिसमें कि एंथर है और ये इसके फिलामेंट्स हैं, ठीक है। एंथर्स के अंदर पोलन होते हैं, यानी कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसको इन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये जो प्लांट था वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, यानी कि ये अपनी फर्टिलाइजेशन खुद ही कर लेता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको बाहर से पोलन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया। दूसरी चीज कि मटर के पौधे में, पी प्लांट में बहुत इजीली उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो है वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। बहुत इजीली उनको कंट्रास्टिंग होते हैं ऑपोजिट, जैसे ब्लैक का होता है व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से ऑपोजिट उन्होंने फीचर्स जो थे वो कलेक्ट किए। वो आपको नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। दूसरी चीज कि पी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है, ये एनुअल है, आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं और बहुत छोटे टाइम में ही पी प्लांट जो है वो आपका ग्रो करके तैयार हो जाता है। नंबर 3, पी प्लांट्स हैव मेनी शार्पली इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, बहुत शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर्स थे और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इजीली देखने को मिलते थे। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो सकती थी। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, जब ये अपने आप ही पॉलिनेशन कर लेता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब इसके स्टिग्मा के ऊपर हम पोलन पहुंचा देंगे किसी और फ्लावर के, ठीक है, तो वो होगी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद किए जो कि बहुत आसानी से वो कर पाए, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। एंड द लास्ट वन मैंने आपको पहले ही बता दिया, पी प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल एंड अ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। तो ये कैरेक्टर्स आपने पढ़ लेने हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं 2 नंबर में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स, स्टेप्स ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। स्टेप्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो था, कैसे किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने ये श्योर किया कि जो प्लांट्स वो लें वो बिल्कुल प्योर हो। प्योर का मतलब क्या, कि अगर वो एक टॉल प्लांट को ले रहे हैं तो जब इसके बीज वो बोएंगे, इसके बीज को जब वो सो करेंगे तो उसके बाद जो प्लांट निकलेगा वो फिर भी वो टॉल ही होना चाहिए। फिर उसके बीज लेंगे, फिर उससे वो पौधे नए तैयार करेंगे, प्लांट फिर टॉल होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जनरेशन तक इस प्लांट को ग्रो किया गया और इसके सीड्स को कलेक्ट करते गए और ग्रो करते गए जब तक उनको अल्टीमेटली ऐसे प्लांट्स ना मिल जाएं जो सारे के सारे जो थे वो टॉल थे। अगर बीच में कोई ड्वार्फ आ भी जाता तो वो उसको, उस प्लांट के बीज को फेंक देते थे। तो इस तरह से ही सभी 7 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज को सेलेक्ट किया। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स लिए। कैरेक्टर 7 हैं, लेकिन उनके जो प्लांट्स थे वो 14 तरह के थे, 7 इस तरह के, 7 इस तरह के। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स थे। सीड्स की बात करें कि सीड में उन्होंने क्या क्या देखा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कंट्रास्टिंग, यानी कि जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, ऑपोजिट। सीड स्मूथ, यानी कि इसका सरफेस आउटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। रिंकल्ड, यानी कि झुर्रीदार, आपने देखे होंगे मटर आजकल छिलते हैं आप, बिल्कुल गोल मटर आते हैं और कुछ जो होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं जिनमें झुर्रियां सी पड़ी होती हैं। कॉटिलीडन इज व्हाट, व्हेन अ प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, उसमें एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, आपने बॉटनी पढ़ते हैं आप तो देखते ही होंगे। तो अगर उस कॉटिलीडन का कलर येलो है और कई प्लांट्स में उसका कलर क्या है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन, स्मूथ और रिंकल, दीज आर 2 ऑपोजिट और 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर द शेप ऑफ द सीड। सीड की शेप या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। कॉटिलीडन का कलर या येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। ऐसे ही सीड का जो बाहर कोट होता है उसका कलर ग्रे होगा। अगर ग्रे कोट
के सीड्स होंगे उनके फ्लावर कैसे निकलते थे, वायलेट पर्पलिश जैसे। अगर सीड की कोट जो थी वो व्हाइटिश होगी थोड़ी सी, तो उसके फ्लावर्स कैसे निकलेंगे, व्हाइट। ऐसे ही पॉड यानी कि मटर की फली, मटर की फली इन्फ्लेटेड यानी कि बिल्कुल ऊपर से प्लेन, कंस्ट्रक्टेड यानी कि उसमें झुर्रियां सी पड़ी हुई हैं जो जहां से बाहर से आपको मटर के दाने बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे। पॉड का कलर ग्रीन होगा कि थोड़ा सा पेल येलोइश सा होगा। ये ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम में जो पॉड लगेंगे, मटर लगेंगे, वो एक्सियल लगेंगे या साइड्स पे लगेंगे या टर्मिनल यानी कि बिल्कुल प्लांट के टॉप पे लगेंगे। एंड द लास्ट एंड द फाइनल कैरेक्टर इज लेंथ ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट लंबी है तो उसको लॉन्ग कहा, अगर छोटी है तो उसको शॉर्ट कहा। तो उन्होंने इन्हीं कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए या इसी तरह के प्योर कैरेक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो किए। यानी कि पहले उन्होंने एक समय पर एक ही पौधा लिया, गोल बीज वाला पौधा लिया, उसको फिर रिप्रोड्यूस किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, और फिर उसके बाद उसके आगे बीज लिए, वो गोल पौधे वाले ही निकले, फिर उसके बीज लिए। इस तरह से हर एक कैरेक्टर को अलग अलग उन्होंने प्योर फॉर्म में लेने के लिए अलग अलग प्लांट्स को बार बार क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज किया, जिससे उनको प्योर प्लांट्स जो थे वो मिल गए, ठीक है। ये तो आ गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवानी। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक गोल बीज वाले पौधे को उन्होंने फर्टिलाइज करवाना है रिंकल्ड पौधे वाले प्लांट के साथ। तो ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए हमें करनी पड़ती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज व्हाट? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि हम इसका मेल पार्ट जो है वो हटा दें। अब ये प्लांट है, प्लांट का फ्लावर है, पी प्लांट का, तो अगर इसका हम एंथर यहाँ से रिमूव कर दें तो इस फ्लावर के पास सिर्फ हमारा फीमेल पार्ट ही बचेगा। वो क्या है? दैट इज दी ओवरी, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि ये जो प्लांट है इसका जो बीज था वो कैसा था? राउंड, ठीक है, इसका राउंड था। अब हमने एक और फ्लावर सिलेक्ट कर लिया। वो फ्लावर हमने उस प्लांट से लिया जिसके जो सीड्स थे वो कैसे थे? रिंकल्ड, झुर्रीदार। अब ये रिंकल्ड सीड वाला फ्लावर, ये राउंड सीड वाला फ्लावर, राउंड सीड वाले की आपने क्या कर दिए? इमैस्कुलेशन कर दी, यानी कि आपने इसके पोलन रिमूव कर दिए हैं। अगर पोलन रिमूव कर दिए यानी कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। अब हमने पोलन उठा लेने हैं रिंकल फ्लावर, रिंकल प्लांट वाले फ्लावर के। इसके पोलन हमने उठा लेने हैं और इसके स्टिग्मा के ऊपर जो है, इसके स्टिग्मा के ऊपर शेड कर देने हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब बॉटनी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? व्हेन द पोलन ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर आर शेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सम अदर फ्लावर। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई आपस में? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने बड़े सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। इसको इसके साथ, इस वाले को इसके साथ उन्होंने पॉलिनेट करवाया, इस वाले प्लांट को इसके साथ उन्होंने हाइब्रिडाइज करवाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और उन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बेस पे बाद में उन्होंने क्या किया? रिजल्ट निकाला। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गया? सबसे पहले क्या किया उन्होंने? प्योर ब्रीड सेलेक्ट किए कि मेरा जो पौधा है जिसके गोल बीज हो, उसकी हर जनरेशन में उसके बीज कैसे हो? गोल ही होने चाहिए। और जो मेरा पौधा रिंकल्ड सीड्स वाला हो, इट शुड हैव द रिंकल्ड सीड्स इन इट्स एवरी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। एंड इफ सम अदर रिजल्ट्स वर सीन, ही डिस्कार्डेड, उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे बीज, अगर बीच में कोई गोल वाला निकल भी आता तो उन्होंने उन बीजों को अलग कर दिया और उन पौधों को उगाया नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में पहले बता चुकी हूं कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में उन्होंने प्लांट्स को क्या किया? हाइब्रिडाइज किया। राउंड सीड वाले को रिंकल सीड वाले के साथ हाइब्रिडाइज किया। तो पेरेंट जिसका राउंड सीड हो मेल और फीमेल जिसका रिंकल सीड हो, उनके ब्रीड करने से जो बच्चे आएंगे पहली जनरेशन, उनको उसको नाम दे दिया F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलाइल। इस F का मतलब होता है फिलाइल,
फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। ठीक है, फिर जो इनकी जनरेशन आई फर्स्ट जनरेशन, उन बीजों को ही आपस में, उन बीजों से पौधे निकले, उन पौधों को फिर से उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइज किया। फिर अगली जनरेशन आई, वो जनरेशन क्या आई, F2 जनरेशन और सेकंड फिलाइल। ये कैसे हो रहा है ये थोड़ा आप जानते भी होंगे, +2 में किया भी होगा, लेकिन और डिटेल में हम तब करेंगे जब हम क्रॉसेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए। पहले फिर बता देती हूँ, पहले उन्होंने प्योर ब्रीड लिए, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उन्होंने प्योर ब्रीड लिए। उन्होंने 14 तरह के पौधे, 7 इस तरह के 7 इस तरह के, लेकिन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले वैरायटीज लिए प्योर। उसके बाद उन्होंने उनकी क्या करवाई, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाया। उसके बाद इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो पहली जनरेशन आएगी वो आएगी F1। उनके बच्चों की आपस में ब्रीडिंग करवाई, वो आएगी F2। ठीक है, फिर उस पूरे डाटा को उन्होंने लिखते गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो एक पौधे को दूसरे से करवा लेते थे और उसका रिजल्ट लिख लेते थे। ही टुक 1000 ऑफ प्लांट्स, 5000, 10,000 प्लांट, ताकि हमसे गलती ना हो। आप जानते हैं ना कि हम एक सिक्का जो है अगर उसको 10 बार उछालेंगे तो 5 बार तो 8 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है। लेकिन अगर उस सिक्के को आप 100 टाइम टॉस करते हैं, 100 बार टॉस करते हैं, तो देर आर चांसेस ऑफ 50 टाइम्स हेड कम एंड 50 टाइम्स टेल्स। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप सैंपल्स लेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं और आपकी एक्यूरेसी के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो सेम इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जो थे वो फॉलो किए। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लिए ताकि गलती कोई ना हो। फिर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो काम है वो पब्लिश किया। ठीक है, और वो पब्लिश उन्होंने उस काम को उन्होंने कहा मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी और मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको डिटेल पढ़ेंगे लेसन 3 में। और इस काम को कहाँ पब्लिश किया उन्होंने, ये कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। जिस पेपर में, जब भी हम कोई साइंटिफिक काम करते हैं, हम उस काम को किसी रिसर्च पेपर में लिखकर पब्लिश करते हैं। तो वो रिसर्च पेपर जिस पे उन्होंने ये सारा काम पब्लिश किया, उसका नाम था, उस रिसर्च पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और फिर कोई भी पेपर जो है आपने जब बना दिया, फिर उसको किसी जर्नल में आपको भेजना पड़ता है। तो वो जर्नल जिसमें उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया, उस जर्नल का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्नो। ठीक है, और फिर वो पब्लिश हुआ। लेकिन जिस समय पे उन्होंने पेपर पब्लिश किया, उनको ज्यादा कोई तवज्जो नहीं मिली, ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं मिली। वो रीजन क्या थे? रीजन ये, पहला रीजन ये था कि मेंडल को पहले खुद पे ही इतना, मेंडल को जो था, जिस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया था, ये वाला जर्नल, वो इतना कोई बढ़िया, इतना अच्छा जर्नल नहीं था। तो रीजन ये था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए बहुत पैसे लगते थे, तो वो नहीं कर पाए बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश। दूसरा कि मेंडल ने जो अपना प्रिंसिपल बनाया, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, उनको लगा कि पता नहीं ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म या कुछ ही प्लांट्स पे एप्लीकेबल होगा, पता नहीं सब पे होगा कि नहीं होगा। इस चीज की गारंटी उनको खुद को भी नहीं थी। और बाकी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये कुछ स्पीशीज के ऊपर ही लागू होता होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तीसरा ये कि उस समय मेंडल के रिजल्ट्स आने से पहले जो ज्यादातर एक्सेप्टेड थ्योरी वो कौन सी थी? ब्लेंडिंग थ्योरी। ठीक है,